नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कैसे दोस्त बनाए हैं समझ में नहीं आता। कई बार आपके दोस्तों से बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं होता है। दुनिया भर के नेताओं को झप्पियां देकर, गले लगाकर, खींच खींच कर गले लगाकर, दबा दबा कर गले लगाकर उन्होंने साबित किया है कि उनका डंका बजता है। लेकिन ये दोस्त ऐसे पलट जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी ने दोस्त बनाए हैं या दुश्मन। सर्जियो गोर का नाम आपने सुना होगा। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, ट्रंप के बेहद करीबी हैं। एक बातचीत चल रही थी और बातचीत में बिना सवाल पूछे उन्होंने कहा कि G7 की जो मीटिंग होनी थी, जिसमें ट्रंप और मोदी को मिलना था, उसमें MEA यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई पत्रकार वार्ता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, भारत के प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देंगे। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, केवल इंटरव्यू देते हैं जिसमें पूछा जाता है आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। शायद दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो जब इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि दोनों लोग बैठे, ट्रंप और मोदी बैठे, साथ में ढेर सारे पत्रकार बैठे। तय ये हुआ था सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि कोई सवाल हो तो पूछो। उसके बाद 45 मिनट तक ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नरेंद्र मोदी चुपचाप वहां पर बैठे रहे। हमें तो ये पता भी नहीं चलता, लेकिन नरेंद्र मोदी के दोस्त, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त सर्जियो गोर ने ये बात पब्लिक में बता दी और अब वीडियो वायरल हो रहा है और दुनिया भर के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना क्यों भागते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोदी जी इतना इसलिए भागते हैं कि जैसी हरकतें, जैसी चीजें सामने आ रही हैं, उन पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो उनके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि भाषण देना तो बड़ा आसान काम है। सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ, एक बाएं एक दाएं, एक सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ और बोलते चले जाओ, यहां से पढ़ के वहां से पढ़ के। उसमें भी कई बार जब टेलीप्रॉम्प्टर अटक जाता है तो मोदी जी कैसे अटकते हैं यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सवाल जवाब जब होगा तो वहां तो पत्रकार कुछ भी पूछ सकते हैं। देश के अंदर तो चलो पत्रकारों पे ही कंट्रोल कर लोगे कि यही सवाल पूछना है, इसके अलावा नहीं पूछना है, जैसे इंटरव्यू में होता है। लेकिन इंटरनेशनली जब बैठेंगे और दुनिया भर के पत्रकार बैठेंगे तब तो सवाल पूछा जाएगा और हरकतें कैसी हैं वो आप देखते चले जाइए। मैं एक एक करके आपको 2-4 उदाहरण देता हूं कि ये देश चल कैसे रहा है। वंदे मातरम को लेकर सब परेशान हैं। मतलब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 3 मिनट 10 सेकंड का टाइम नहीं है कांग्रेस के पास वंदे मातरम गाने का। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, वंदे मातरम की बहस के आड़ में क्या छुपा रहे हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके 2-3 एग्जाम्पल से बताता हूं। पहला एग्जाम्पल आपको मध्य प्रदेश का देता हूं। मध्य प्रदेश जहां पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो फटाफट गिरा दी गई। सिंधिया जी के साथ ढेर सारे विधायक खरीद लिए गए या फिर जो भी हुआ, सरकार पलट गई, ये तो हम जानते हैं। मोहन यादव जी अब की बार वहां मुख्यमंत्री बने हैं। वहां का किस्सा यह है कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हाथ में कलम लीजिए, 600 लिखिए और उसके बाद गोले लगाते जाइए और गिनिए कि 600 करोड़ कितने होते हैं। ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल यानी SFIC, जो उनकी अपनी है, कहीं और की नहीं है। ऐसा नहीं है किसी पत्रकार ने इसका खुलासा नहीं किया है। उसने जब जांच किया तो पता चला 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। कहीं पर फर्जी बिल पर भुगतान हुआ, कहीं एक ही काम का 2 बार भुगतान हुआ और कुछ कर्मचारियों ने रकम जो है वो अपनी पत्नियों, रिश्तेदारों और बच्चों के नाम से ट्रांसफर कर दी। ये सारा कुछ मध्य प्रदेश की सरकार में पिछले कुछ वक्त में हुआ है। 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आप सोचिएगा सारा सिस्टम कहां बिजी था कि 600 करोड़ रुपए आर पार हो गए और कुछ पता ही नहीं चला। और कैसे पता चलेगा? मोहन यादव जी पे तो खुद जमीन घोटाले का आरोप है कि उन्होंने खुद और अपने रिश्तेदारों के लिए जमीनें खरीदी और फिर वहां बगल से स्टेट हाईवे निकलवा दिया। जमीनों की कीमत कई कई गुना बढ़ गई। जो जमीन किसानों से कौड़ियों के दाम खरीदी थी वो हाईवे बनने के बाद सोने के दाम बेची गई। ये खेल तो जब मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं तो बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए। कैसे कैसे किस्से सामने आ रहे हैं
वो बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जितना करप्शन इस सरकार में देखा गया है उतना करप्शन तो शायद कहीं और नहीं देखा गया। तो आप सोचिए, मोदी जी बैठे, और ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो आप सोचिए कि मोदी जी मध्य प्रदेश जाएं, भोपाल जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठें और वहां उनसे मोहन यादव की जमीनों पर सवाल पूछ लिया जाए या फिर इस तरह के घोटाले पर सवाल पूछ लिया जाए और टेलीप्रॉम्प्टर भी ना हो, तो बेचारे क्या जवाब देंगे। और यही नहीं, रोजगार की बात आपको याद है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की गई थी। यह बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तब जो पर्चे लगते थे, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महंगाई का वार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार, ये सारे पर्चे 2014 में लगते थे। और उन पर्चों की हकीकत क्या है, आज रोजगार का हाल क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पद खाली हुए हैं, यानी जिन पदों पर लोग थे रिटायर हो गए, नौकरी छोड़कर चले गए और उनकी जगह पर दूसरों को भर्ती नहीं किया गया, वो डबल हो गए हैं। यानी पहले अगर 100 पद खाली थे तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में 200 पद खाली हैं। 2015 में 4.21 लाख, 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में यह बढ़कर 8,24,000 यानी 8,24,000 हो गए। जो मंजूर पद हैं, जितने पदों पर जरूरत है लोगों की, उसमें 11.5% पोस्ट खाली थी 2015 में और वो बढ़ के 21% हो गई। यानी 100 लोगों को नौकरी अगर मिलनी चाहिए, 100 पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस पर केवल 79 लोग काम कर रहे हैं। 21 और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन ये रोजगार नहीं दिया जा रहा है। भरे हुए पद जो हैं वो 1.29 लाख घट गए हैं। अब आप देखिए, सरकारी कंपनियों की कंडीशन यह है कि आधे कर्मचारी, 50% कर्मचारी ठेके पर हैं। 2015 में 18.6% ठेके पर कर्मचारी थे और 2025 में 49.1% कर्मचारी ठेके पर है। परमानेंट नौकरी नहीं दी जा रही। ठेके से होता क्या है मैं आपको बताता हूं। चूंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर चुका हूं, नौकरी मैंने छोड़ी है, रिटायरमेंट लिया है, तो मैंने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट और जो पक्की भर्ती होती है उसमें फर्क क्या होता है। पक्की भर्ती पे एक आदमी काम कर रहा है, अगर उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे 30-35 हजार में बच्चे मिल जाते हैं। पक्की नौकरी करने वाला 10 साल पहले भी अगर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ा जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो बंदा आता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसका मामला खत्म। और भी चीजें हैं। जो पक्की नौकरी वाला होता है वो सवाल खड़े कर सकता है, उसकी नौकरी लेना आसान काम नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो हर चलता फिरता धमकी देता है कि तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, तो जो साहब कहते हैं आंख मूंद के बेचारा करता है, जहां कहते हैं वहां सिग्नेचर कर देता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरी है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, जबकि जो पक्की नौकरी है वो लगातार खत्म की जा रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2015 में जब मोदी जी नए नए शासन में आए तो रेलवे में एक भी पोस्ट खाली नहीं थी। रेलवे हमारे देश का बड़ा एम्प्लॉयर है। 2024 में रेलवे में 2.40 लाख, 2,40,000 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट में एक भी पोस्ट खाली नहीं थी, 6% पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अब इसके डिटेल में आंकड़ा दूंगा तो देता चला जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसको समझने के लिए नीति आयोग जो केंद्र सरकार का ही है, नीति आयोग पहले योजना आयोग था, मोदी जी आए तो नाम बदलो, जो अभियान उन्होंने चलाया उसमें योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया। तो नीति आयोग कहता है कि इस देश के अंदर, बहुत गौर से सुनिएगा, मसाले वाली खबर, हिंदू मुसलमान वाली खबर, वंदे मातरम वाली खबर तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है वो खबर आप आगे बढ़ा देते हैं, अरे हटाओ यार इसमें मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी है, बड़ा गौर से सुनिएगा। 8.7 करोड़ यानी 8,70,00,000 युवा ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। यह नीति आयोग का आंकड़ा है। ना तो वो स्टूडेंट हैं और ना तो वो नौकरी कर रहे हैं, यानी शुद्ध बेरोजगार हैं। देश के अंदर 8,70,00,000 युवा ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर शुद्ध बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का हासिल है। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 15 साल से 29 साल की उम्र के बीच में 8,70,00,000 युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं
और ना ही कोई काम कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है स्किल डेवलपमेंट करो, फला करो, पकौड़ी बेचना सिखाओ, वो सब अलग मामला है। लेकिन नरेंद्र मोदी के 11 साल में हकीकत यह हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पोस्ट खाली थी, और यह केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को इसमें जोड़ देंगे तो यह आंकड़ा और खतरनाक हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पोस्ट खाली थी उनकी संख्या डबल हो गई, यानी 4,21,000 से बढ़कर 8,24,000 हो गई। यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर नरेंद्र मोदी सारी पोस्ट भर दें तो 8,21,000 लोगों को महीने भर में रोजगार मिल सकता है। और राज्य सरकारों के पास जो पद खाली हैं केवल वो भर दिए जाएं तो देश के अंदर एक भी पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं बचेगा। और इसके साथ आप जोड़ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो सरकारी कंपनियां आती हैं, अगर वो भी खोल दें अपना, तो कोई स्किल्ड आदमी भी बेरोजगार नहीं बचेगा। लेकिन सरकार क्यों नहीं भरना चाहती? अगर सरकारी नौकरी लोगों को मिल जाएगी, जहां अच्छी तनख्वाह होगी, जहां स्थिरता होगी, पेंशन तो वहां भी खत्म कर दी गई है, तो लोग शोषण के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनियों में जाके 10,000, 12,000 और 15,000 की नौकरियां 18-18 घंटे के लिए नहीं करेंगे। तब अदानी जी को अगर नौकर ढूंढने होंगे तो कम से कम उतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट में देनी पड़ती है। अगर वो इंजीनियर की भर्ती करेंगे और कहेंगे मैं 50,000 दूंगा, तो इंजीनियर कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में 90,000 मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, तो तुम्हारे यहां 50,000 की नौकरी करने क्यों आए? कम से कम 1.5 लाख रुपए दो तब नौकरी करने आएंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर भर्ती होगी तो क्या होगी? ठेके की भर्ती होगी। आप प्राइवेट जैसा ही फील करोगे। आपको दे दिया जाएगा गले में सेंट्रल गवर्नमेंट का पट्टा लटका के, उन बिल्डिंग्स में घुसने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन आपकी औकात क्या होगी कि एक लेटर आएगा और आप नौकरी से बाहर हो जाओगे, और जिस बिल्डिंग में आप नौकरी कर रहे हो अगले दिन से नहीं घुस पाओगे। कोई भी बाबू आपको हड़का देगा कि नौकरी ले लेंगे। आपकी स्थिति प्राइवेट नौकरी जैसी ही होगी। 11 महीने के लिए अपॉइंटमेंट होगा, फिर निकाल दिया जाएगा। फिर आपके दिमाग में हमेशा यह लगा रहेगा कि दोबारा पता नहीं जब अपॉइंटमेंट होगा तो मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और तब अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है तो आप वहीं भाग के जाना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 साल भी अगर आप काम करते रहो सेंट्रल गवर्नमेंट में, 11-11 महीने के 10 बार भी अगर आप काम करो तो भी परमानेंट होने का कोई चांस नहीं है। पहले था, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की जाती थी और एक समय सीमा थी, 2 साल या 2.5 साल अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका क्लेम बन जाता था परमानेंट नौकरी का। अब वो सब छीन लिया गया, कुछ नहीं है। परमानेंट जब भर्ती आपकी होगी तब होगी, उसका आपके कॉन्ट्रैक्ट की जॉब से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकारी नौकरी को प्राइवेट सेक्टर बना दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर को मजदूर जी भर के मिलते रहे। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। चुनाव आता है, 50-50 हजार रुपया महिलाओं के खाते में डालने के लिए आ जाता है। एक एक मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहा है अपनी सरकार और अपने प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री का हजारों करोड़ का बिल है 11 साल में केवल अपने प्रचार पर। उनकी करोड़ों की जहाज, करोड़ों की कारें, करोड़ों के कपड़े और क्या क्या, वो सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक विदेश यात्रा करते हैं तो 10-5 करोड़ खर्च करके आते हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मंत्रियों के बंगले की बात छोड़ दीजिए, मंत्रियों के कारों की बात छोड़ दीजिए। हल्ला हुआ कि अब मोदी जी सिर्फ 2 कार का कैबिनेट लेके चलेंगे, पता चला उतनी ही कारें चल रही हैं। और चुनाव के समय तो जो एम्बुलेंस आती थी उसको रास्ता दे दिया जाता है, लेकिन जब चुनाव नहीं होगा तो एम्बुलेंस को भी किनारे कर दिया जाएगा। जब तक 30-40 गाड़ियों का उनका काफिला नहीं गुजर जाएगा, सारा शहर बंद रहेगा। इन सब के लिए पैसा है तो फिर रोजगार के लिए पैसा क्यों नहीं है? अगर अडानी जी के सैकड़ों करोड़ के लोन माफ करने के लिए पैसा है, अंबानी जी के सैकड़ों करोड़ के लोन माफ करने के लिए पैसा है, तो फिर नौकरियों के लिए पैसा क्यों नहीं है? 5 किलो अनाज से होता क्या है भाई? 5 किलो अनाज की जगह अगर नौकरियां मिल जाती तो आदमी 10 किलो अनाज खरीदने के बाद भी शान से रह पाता, लेकिन नहीं, नौकरियां नहीं देनी। और इसीलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यह सवाल पूछ लिया जाएगा तो आप ही बताइए बेचारे क्या जवाब देंगे। और देखिए आप देश के अंदर क्या खेल चल रहा है। इसरो का नाम आपने सुना है, पंडित नेहरू ने इसरो बनवाया था, यह भी आप जानते हैं। और इसरो जो था वो देश की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एजेंसी है, जो रॉकेट्स बनाती है, बाकी सब करती है। लेकिन मोदी जी के राज में वो नए रॉकेट नहीं बना रही, बल्कि रॉकेट बनाने के काम से ही धीरे धीरे पीछे हट रही है। क्यों?
क्योंकि रॉकेट बनाने का काम प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। और आपको यह पता ही होगा कि कुछ समय पहले अडानी जी ने ऐसी कंपनी डाली है जो रॉकेट बनाने का दावा कर सकती है। तो अडानी जी आपके लिए रॉकेट बनाएंगे और इसरो से लोगों की छुट्टी की जाएगी। इसरो कहेगा कि नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और रिसर्च पे ध्यान देगा। अब रिसर्च तो अपने यहां गाय और गोबर पर आईआईटी कर रहा है, तो इसरो क्या करेगा वो देखना होगा। लेकिन सोचिए, देश की सुरक्षा से जुड़ी चीजें, पीएसएलवी और एलवी-M3 जैसे बड़े रॉकेट भी अडानी जी बनाएंगे। ड्रोन जो है इजराइल के साथ समझौता करके अडानी जी बनाएंगे। सड़क अडानी जी बनाएंगे। तो आधी चीजें अडानी बनाएंगे, आधी चीजें अंबानी बनाएंगे। और सरकारी सेक्टर जो हैं वो आप जानते ही हो कहां जाएंगे। अब मैं अपनी जबान से क्या कहूं। और अगर नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उनसे किसी ने पूछ लिया कि भैया, नेहरू जी ने जो कंपनियां बनाई थी, इंदिरा जी ने जो कंपनियां बनाई थी, वो तो आपने बेच ही दी, अब क्या देश की सुरक्षा को भी अडानी और अंबानी जी को बेच रहे हो? तो बताइए नरेंद्र मोदी जी कहां से जवाब देंगे। तो सर्जियो गोर भले मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हो या फिर ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जो करनी उनकी है, अगर उनके मुंह पर सही पत्रकार सवाल पूछना शुरू कर देगा तो फिर पहले की तरह ही पानी का ग्लास पीकर वो माइक निकाल देंगे और कहेंगे दोस्ती बनी रहे। वो वीडियो याद है ना? याद कीजिएगा। हमारी दिक्कत यह नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। हमारी दिक्कत यह है कि यह सरकार न नौकरी दे रही है, न आदमी को जीने का हक दे रही है, न देश की सुरक्षा का ख्याल कर रही है। कर रही है तो बस फालतू के मुद्दों में उलझाने की कोशिश। 1937 में यह हुआ था, 1923 में यह हुआ था, वंदे मातरम, फला ढिमका, इन सब में उलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भागने के लिए प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और मंत्री सवालों का जवाब नहीं देते। अब सवाल आपके सोचने का है कि आप क्या चाहते हैं, देश ऐसे ही चलता रहे या फिर मंत्रियों, प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय हो? बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।